आज हम लोगों का टॉपिक है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। यानी दैनिक जीवन में देखिए, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखें, यहाँ पर फर्स्ट है भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए, हमारे भोजन यानी जैसे अब भोजन में हम चावल, आलू, रोटियां, ब्रेड जिसे कहते हैं इत्यादि में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है और पाचन क्रिया के क्रम में यह स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। यह अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त। ये देखिए, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन ध्यान दें, शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो श्वसन से ही प्राप्त होता है। इसके द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये ऑक्सीजन जो है श्वसन की क्रिया में ही ये ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें सेल्स जो है उसका यूज करती हैं। उसके बाद ये ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऊर्जा एनर्जी में ये बदल जाते हैं। इसके अलावा आप देखें श्वास, देखिए श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकलती है और ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप कायम रहता है। मतलब हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो एकदम फिक्स रहता है एवं हमें शारीरिक क्रिया करने के लिए बल प्राप्त होता है यानी एनर्जी मिलती है। जैसे ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें श्वसन से प्राप्त होता है। श्वसन जब हम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, तो वही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो हमें मिला श्वसन क्रिया जब करते हैं तो वहाँ से प्राप्त होता है। तो ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और एनर्जी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और एनर्जी का यूज हमारा शरीर करता है। अब इसमें ये बात है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपचयन प्रभाव क्या है, तो आप कहेंगे कि भोजन के पचने में ये सहायता करता है। कैसे यह अभिक्रिया आपसे पूछ ली जाए कि ये अभिक्रिया कैसे ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया हुई, तो ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर O2 जो देख रहे हैं, O2 H2O में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तो 0 है, यहाँ -2 है, तो यहाँ घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, घट गया तो यहाँ अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन। ठीक, यहाँ अपचयन हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन +1 वो तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, ऑक्सीकरण हुआ है। कैसे हुआ है इसको आप स्ट्रक्चर्स जैसे ग्लूकोज का देखते हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, तो यहाँ तो ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो इस तरीके से यहाँ दोनों अभिक्रियाएँ देखने को मिली, अर्थात आप कह सकते हैं कि इसका प्रभाव भोजन के पचने में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का होता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, भोजन का दुर्गंधित होना, रैंसिडिटी ऑफ फूड। हम जानते हैं कि ताजे भोजन के गंध एवं स्वाद प्लीजेंट होता है,
अर्थात ताज़ा भोजन होगा तो प्रिय होगा, अर्थात अच्छा होगा हम कहते हैं। यही भोजन जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, जिसे हम बासी भोजन यानी स्टेल फूड कहते हैं। अब इसकी गंध एवं स्वाद अप्रिय यानी अनप्लीजेंट हो जाते हैं। तो भोजन के अप्रिय हो जाने का कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय लगते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते। अब कुछ उपायों द्वारा भोजन को दूषित या अप्रिय होने से रोका जा सकता है। देखें, कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम भोजन को खराब होने से यानी दूषित होने से और अप्रिय गंध जो आती है उससे हम बचा सकते हैं। तो उसमें देखें, पहला पॉइंट है कि वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ सिट्रिक अम्ल लेसिथिन, जिसे इस एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ये मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। क्या मिलाते हैं? तो सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन, ये विशेष प्रकार का पदार्थ है। इसको भोजन में मिलाने से भोजन जो है वो खराब नहीं होता, यानी ऑक्सीकरण नहीं होता इसका, और ख़राब होने से बच जाता है। ऐसे दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ ज़रा देखें। दूसरा पॉइंट इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है, यानी तापमान कम करके हम उसके ऑक्सीकरण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। मतलब ऐसा बर्तन आप यूज करें जिससे वायु उसमें न प्रवेश कर पाए, तो हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक, और आप देखें इसके बाद ये आपका नेक्स्ट हेडिंग था दहन और ज्वाला। ये क्या होता है दहन और ज्वाला? ज़रा देखिए इसको, कंबस्शन एंड फ्लेम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दहन क्या है। ठीक, दहन को समझ लेते हैं। दहन किसे कहते हैं? देखिए, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है, और जलने की इस क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? दहन कह देते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊष्मा निकलेगी और साथ ही साथ प्रकाश भी इसमें से निकलता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दहन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे सल्फर है, इसी को गंधक कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहते हैं, या उसी को ज्वलनशील कहते हैं, यानी उसी को कंबस्टिबल सब्सटेंस कह देते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे, जैसे अभी आप यहाँ पर सल्फर को क्या कह देंगे? ये सल्फर हुआ, इसी को दहनशील या ज्वलनशील यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। ऐसे इस रिएक्शन में आप कार्बन को कहेंगे दहनशील, ज्वलनशील या कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक, ऐसे ही आप जरा देखें, कुछ ऐसे भी पदार्थ है, देखिए यहाँ कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलते नहीं हैं, जैसे ईंट, पत्थर, बालू आदि। ये पदार्थ अदहनशील या अज्वलनशील यानी नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन क्या संभव है? देखिए, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है तो
दहन यानी कि कंबसन हो सकता है। यद्यपि दहन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है, ये ध्यान दें। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी दहन संभव है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलता है। जैसे मैग्नीशियम देखिए नाइट्रोजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। और कैसे बनाया, तो ये आप कक्षा 9 में ही सूत्र बनाना पढ़ चुके हैं। अब इसकी संयोजकता आप मैग्नीशियम की 2 रखिए और नाइट्रोजन की 3 और तिरछा गुणा करेंगे तो Mg3n2 मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है। तो इसे आप कह सकते हैं कि यह भी दहन की प्रक्रिया है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह होता है। और भी एग्जाम्पल देखें जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में ले जाने पर मोमबत्ती जो है वो जलती रहती है तथा काला धुआं निकलता है। इसमें मोमबत्ती का दहन क्लोरीन की उपस्थिति में होता है। जैसे मोमबत्ती देखिए, मोम का सूत्र है C25H52, कार्बन 25, हाइड्रोजन 52। अब क्लोरीन की उपस्थिति में ये कार्बन कालीख बहुत ज़्यादा देखिए, वहाँ पर काला जो धुआं निकल रहा है वही कार्बन है। और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें बन जाती है। संतुलित इसे आप कर लेंगे, ठीक। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें दहन का अपोषक यानी नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन भी कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये जलने में सहायता नहीं करता, इसलिए अग्निशामक यंत्र में से यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है जो आग को बुझाती है। तो ऊपर के उदाहरणों में कार्बन, गंधक, मैग्नीशियम और मोमबत्ती दहनशील पदार्थ हैं तथा वायु, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन दहन के पोषक हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं ये जानना जरूरी है कि जलने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। देखिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक हैं। पहला कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, जैसे या तो ऑक्सीजन रहे, जैसे कोई पदार्थ आप जलाते हैं, सूखी पत्तियां भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। नाइट्रोजन मैग्नीशियम को जलाने के लिए चाहिए। मोमबत्ती अगर आप जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जल जाएगा और क्लोरीन की उपस्थिति में भी जल जाएगा। तो इस तरीके से वो पोषक पदार्थ कहे जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब पोषक पदार्थ हैं। और ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी ज्वलन ताप भी वहाँ उत्पन्न हो तभी वो जल पाएगा। देखिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हम अपने दैनिक जीवन में अनुभवों के आधार पर जानते हैं कि यदि बालू, ईंट, शीशा, मिट्टी, पत्थर आदि को जलाने का प्रयास किया जाए तो ये जल नहीं पाते, क्योंकि ये अदहनशील पदार्थ हैं यानी नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। लेकिन पेट्रोल, स्पिरिट, कागज, पुआल, केरोसिन, मिट्टी के तेल आदि को जलाने से वे आसानी से जल उठते हैं, क्योंकि ये पदार्थ दहनशील यानी कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। अतः किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है जबकि वह दहनशील हो, और इसी कारण जहाँ कहीं आग लगे तो वहाँ से दहनशील पदार्थों को शीघ्र ही हटा देना चाहिए, अन्यथा आग की लपट दूर तक फैल सकती है। और दूसरा पॉइंट इसमें आप समझें कि दहन के पोषक पदार्थ जैसे हवा हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि
की उपस्थिति। कमरे में यदि मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़ दिया जाए तो वह जलती रहती है, किंतु शीशे के एक बर्तन से ढक देने पर वह थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। इसका कारण यह है कि ढक देने से उसे जलने के लिए हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अतः दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है, इसलिए हवा को दहन का पोषक कहा जाता है। ठीक। और लैंप के शीशे का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है तथा लालटेन में अनेक छिद्र बने होते हैं ताकि बत्ती को जलने के लिए पर्याप्त हवा मिल सके, और जलती हुई संठी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे हुए एक गैस जार में ले जाने पर वो बुझ जाता है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन का अपोषक है, मतलब CO2 जो है वो जलते हुए पदार्थ को बुझा देता है। जब किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ ले तो उसे कंबल से ढक दिया जाता है ताकि उसके कपड़े का संपर्क हवा से न हो सके, जिससे आग बुझ जाए। अतः ऊपर की बातों से स्पष्ट है किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है कि यह क्रिया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति में हो। ठीक। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे अब, है ना, ये पॉइंट समझने के लिए हैं। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्वलन ताप की प्राप्ति। सभी पदार्थ एक ही ताप पर जलना प्रारंभ नहीं करते, अलग अलग ताप पर वो जलना प्रारंभ करते हैं, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न तापों पर जलते हैं। प्रत्येक दहनशील पदार्थ के लिए एक ऐसा विशिष्ट ताप होता है जिस पर वह पदार्थ जलना शुरू करता है, और उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। अतः जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक। ये ज्वलन ताप भी जानते रहिए। अब इसमें देखिए ज्वलन ताप के महत्व को निम्नलिखित घटनाओं की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे दिए सलाई की जलती हुई काठी से लकड़ी की एक संठी तुरंत आग पकड़ लेती है, किंतु लकड़ी का एक बड़ा कुंदा आग नहीं पकड़ पाता है। इसका कारण यह है कि लकड़ी की संठी का ज्वलन ताप निम्न होता है, और दिए सलाई की जलती हुई काठी द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से लकड़ी की संठी को ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है और इसलिए वो जलने लगता है। और जैसे कपड़े के एक टुकड़े को अल्कोहल और जल के मिश्रण से भिगोकर यदि उसमें आग लगा दी जाए तो कपड़े का वह टुकड़ा तुरंत आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जल के साथ अल्कोहल भी है, और कुछ देर के पश्चात आग बुझ जाती है, परंतु कपड़ा बिना जले शेष रह जाता है। इसका कारण यह है कि अल्कोहल का ज्वलन ताप निम्न होने के कारण तुरंत जलने लगता है, वही अभी बताया। और जब पूरा का पूरा अल्कोहल जल जाता है तो आग बुझ जाती है और जल से भीगा कपड़ा शेष रह जाता है। कपड़ा इसलिए नहीं जलने पाता क्योंकि उसमें मौजूद जल उसे उसके ज्वलन ताप से नीचे रखता है, मतलब जलने नहीं देता। और तीसरा पॉइंट देखें, कागज़ के बने एक कप में जल लेकर गर्म करने पर जल उबलने लगता है किंतु कागज़ नहीं जलता। इसका कारण यह है कि जैसे अभी आप गिलास लें, प्लास्टिक की गिलास जो आप मैरिज पार्टी या बर्थडे पार्टी में यूज करते हैं, उसमें जल लेकर आप उसको गर्म कर सकते हैं, क्योंकि इग्निशन ताप जो ज्वलन ताप होता है वो इसको जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो यही रीज़न है, ये जानते रहिए। ठीक। अब ज्वाला क्या है, देखिए ज्वाला के बारे में समझ लेते हैं। सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती हैं, किंतु ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं और गर्म किए जाने वाला वाष्प वो बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी का तेल एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर वाष्प देता है। इस प्रकार आप मोम एक ठोस ईंधन है जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाता है, अतः केरोसिन और मोम जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। और ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला पैदा की जा सकती है। इस ज्वाला की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना भाग ईंधन के जलने में सहायक है। ठीक, ये भी जानकारी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर
वो पदार्थ जलता रहता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर वहाँ पर ध्यान दें, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। अब जैसे ये बात समझिए कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इसमें ज्वलन जो उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं और इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश जो है वो निकलता है। इसीलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान यानी ल्यूमिनस फ्लेम कहा जाता है। जबकि जो पूर्ण रूप से जल जाता है, ध्यान दें, वो प्रकाश उत्पन्न करता है ना। वो उसमें ध्यान दें ऑक्सीजन जो होता है वो पूर्ण दहन कर देता है। तो ये बात जानते रहिए, ठीक। और उदाहरण तो बहुत से आप ले सकते हैं। ज्वाला जैसे देखें यहाँ पर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देखें, ये मोमबत्ती के फिगर से आप समझ लीजिए। अब देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का मुख्य भाग क्या है। केंद्रीय मंडल एक होता है जो आपको यहाँ छोटा सा देखने को मिल रहा है, और प्रकाशमान मंडल देखिए, प्रकाशमान मंडल यहाँ प्रकाशमान मंडल ये आपको एक बड़ा सा थोड़ा सा दिख रहा होगा। और प्रकाशहीन मंडल जरा देखें, प्रकाशहीन मंडल ये आपको एकदम ऊपर वाला जो भाग है वहाँ देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन क्या है, लुमिनस जोन क्या है, और प्रकाशहीन मंडल क्या है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो एलपीजी जानते ही हैं। एलपीजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको बता दी जाए। एलपीजी क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, देखें यहाँ इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर, देखिए जो एलपीजी होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा याद रखे रहिए ब्यूटेन की होती है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ये दोनों अधिक मात्रा में होते हैं, इसको याद रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। और दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैसें आसानी से द्रव में बदल जाती हैं। इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें एथेन की भी मात्रा होती है लेकिन बहुत कम मात्रा होती है, इसी को हम एलपीजी कहते हैं। यह खाना बनाने में उपयोग में आने वाली सामान्य गैस है। एलपीजी के जलने पर निम्नलिखित अपक्रिया होती है। एलपीजी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा उत्पन्न करता है, और वही ऊष्मा भोजन पकाने में सहायता करता है, ठीक। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।